हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर ग्रेड चैनल में। आज मैं शुरू कर रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का क्लास 10th का, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन का महत्व कितना है ये आप पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। और हमारी ज़िंदगी में वन उतना ही महत्व रखते हैं जितना हमारी ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, तो आज मैं ले चलता हूँ सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल, जहाँ पर एक दंत कथा या एक लोकगीत कह लीजिए, लोकगीत के ज़रिए इस चैप्टर की शुरुआत होगी। और आपको पता है कि भारत में किस प्रकार लोग वनों से महत्व इतना प्रेम रखते थे, वनों का महत्व इतना समझते थे। और आपको जान के खुशी भी होगी कि पूरे विश्व की 8% लगभग वन्य प्रजातियाँ जो हैं वो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो लोग वनों से प्रेम रखते हैं वो पहले वनों को किसी रूप में पूजते थे। आज भी हमारे घर पे कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं, कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें हमारे पुराने पेड़ों की पूजा की जाती है और जिससे हम समृद्धि और सुख की आशा रखते हैं। यह नारक जो है वो देवता हैं, वो संगीत के देवता हैं बंगालीज के। और बंगालीज में एक जनजाति है जिसका नाम है लेप्चा। वो अपने देवता से आग्रह कर रही है, पूजा कर रही है, विनती कर रही है और उनसे कह रही है कि हे देवता, मुझे स्वयं को अपने आप को समर्पित करने दो और मुझे अपनी जो चीज़ें हैं, जो ये प्राकृतिक परम संपदा है, इससे मुझे अपने अंदर संगीत को समाहित करने दो। वो कहते हैं कि अपना संगीत झरनों, नदियों, पवनों, पर्वतों और कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि संगीत जो है वो हर एक चीज़ में विद्यमान है और प्रकृति की हर एक चीज़ कहीं ना कहीं मनुष्य से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है और रखना चाहिए। जी हाँ, हम अपने दैनिक जीवन शैली में रोज़ देखते हैं कि आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंगे और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक संपदा हमारे आसपास रहती है जिसे हम देखते हैं और चूंकि इतना उसके ऊपर गौर नहीं करते क्योंकि वो हमारे रोज़ की जीवन शैली में शामिल हो चुकी है। हम देखते हैं कि हम सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल, मतलब बड़े से बड़े जानवर और छोटे से छोटे जीव के साथ हम रोज़ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है उसका निर्माण मानव के द्वारा और दूसरे जीवों के द्वारा होता है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। हमने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा कि प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो वन हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। आते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात दो विभिन्न पक्ष हैं। यहाँ पर वनस्पति जात से संबंध है हमारे पेड़ पौधे, प्राणी जात से संबंध है हमारे कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े जीव जंतु। यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और अन्य संसाधनों के बारे में पूर्व चैप्टर में या पूर्व अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन से क्या लेना देना है, या लेकिन यहाँ पर आप जान लें कि दैनिक जीवन में इन संसाधनों का उतना ही महत्व है जितना दूसरे संसाधनों का है जो कि
गैर प्राकृतिक है, या मान के चलिए जो अजैव संसाधन है जिनको कहते हैं, जैसे मिट्टी हुई, खनिज हुए, जितना उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान इनका भी है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं, मतलब इतने उलझे हुए हैं कि इनके बिना हम रह भी नहीं सकते और हम इनकी कद्र भी नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही हमको एक छोटा सा मच्छर परेशान करता है हम उसे तुरंत मार देते हैं, और अगर मक्खी आती है तो वो भी हम उसे भी उड़ा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जैसे दही जिससे हम जमाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, अगर वो बैक्टीरिया नहीं होगा तो दही हम नहीं खा पाएंगे, तो उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, मतलब हमारी अनदेखी के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं। आप लोग रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, रोज़ टीवी में देखते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि ये वन्य प्राणी लुप्त हो रहा है या वो वन्य प्राणी लुप्त हो रहा है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो लुप्त हो रहे जीव होते हैं उनमें हम गौर करते हैं जो बड़े जीव होते हैं, जैसे चीता हो गया, गुलाबी सर वाली बत्तख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गई, चित्तीदार उल्लू हो गया, और कई सारे पौधे भी इसमें शामिल हैं जो कि लुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई काउंटिंग नहीं हुई अभी तक। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित होता है, क्योंकि हम उन्हीं की गणना कर पाते हैं और उन्हीं की ओर हम ध्यान दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंगो का पेड़ हमारे आसपास है तो हम उसको ध्यान देते हैं क्योंकि उसमें आम का फल लगता है। अगर कल वो नहीं होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक आम का पेड़ था, वो अब नहीं रहा, कहाँ चला गया। लेकिन अगर कोई ऐसा घास का पौधा होगा जो छोटा सा होगा, जो कल था आज नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं था, वो हमारे किसी काम का नहीं था, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक मनुष्य की आदत होती है। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वो वास्तव में एक विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। सघन वन 12.2% है, खुला वन 9.14% है, और मैंग्रोव जो प्रजाति है वो 0.14% है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार। आइए अब हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में कि किस किस प्रकार की जातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ये एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे देश में या हमारे आसपास जो भी वन्य प्रजातियां हैं या जो भी वन्य जीव प्रजातियां हैं वो उनको हमने कई सारी श्रेणियों में बांट दिया है। कुछ श्रेणियां हैं सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, इसके बाद आता है दुर्लभ जातियां, सुभेद्य जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। ये सब जातियां, इनके बीच में हमने अपने वन्य जीव और वन्य जीव संसाधनों का वर्गीकरण किया है। सामान्य जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मांगनी जाती है। मतलब ये समझते हैं कि हाँ, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पशुओं में बंदर हो गए, साल का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ हो गए। तो ये सब वनस्पतियां या प्राणी जो है ये सामान्य जातियों में आते हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, मतलब जिनकी आबादी बहुत कम होती है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। यदि वह विषम परिस्थितियां जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। जैसे काला हिरण, जैसे मगरमच्छ, जैसे भारतीय जंगली गधा, जैसे शेर पूंछ वाला बंदर, या फिर बहुत सारी ऐसी और भी प्रजातियां हैं जो कि इसका उदाहरण है। अब हम आते हैं सुभेद्य या वल्नरेबल जातियों की ओर। वल्नरेबल जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या लगातार दिन पर दिन घटती जा रही है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती हैं तो इनकी संख्या वास्तव में दिन ब दिन कम होती जाती है। तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में अपने आप शामिल हो जाती हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ये कई प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो सुभेद्य या वल्नरेबल जातियों में आती हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में तो हैं अस्तित्व में, लेकिन इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है।
दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं? ये वो जातियाँ होती हैं जो बहुत ही कम संख्या में हमको मिलती हैं, जो सुभेद्य भी हैं लेकिन बहुत कम संख्या में हमको मिलती हैं। इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं, तो ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ जाती हैं। अब मैं बता दूं स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जो भौगोलिक परिक्षेत्र में, परिसीमन में बंधी होती हैं और इनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में या उसी जगह पर ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके अलावा ये पाई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडमानी टील, जैसे निकोबारी का कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जो कि पहले अस्तित्व में थीं लेकिन अब अस्तित्व में नहीं रह गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। आइए हम समझते हैं कि ये जातियाँ जो लुप्त हो जाती हैं कहाँ चली जाती हैं। भूमि पर रहने वाली दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, जिसको हम चीता कहते थे, जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक लगाई जाती है और ये नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं के लकीरनुमा निशान होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र बदल जाने के कारण और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लगभग अब लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले, मतलब 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है और जो हमारी होड़ है आगे विकास करने की, यही दिन ब दिन नए प्राकृतिक संसाधनों को चोट पहुंचा रही है और जो पुराने संसाधन है उनको नष्ट कर रही है। बात को समझने की यूं है कि हमने वन और वन्य जीव को क्यों नुकसान पहुंचाया। देखिए, वन्य जीव जो होते हैं वो वनों में रहते हैं और वनों से हम विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमको चाहिए होती हैं, संसाधन जो हमें उस वनों से प्राप्त होते हैं, वो उनको लेने के लिए हम वनों की कटाई कर देते हैं। जैसे हमें छाल चाहिए होती है या तेंदुए के पत्ते चाहिए होते हैं या रबड़ चाहिए होती है, तो हमने क्या किया, वनों को साफ करते चले गए। या हमें कोई नई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे लगाना है तो उन वनों को साफ करते चले गए। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि उन वनों के पीछे किन किन प्राणियों का जीवन बसर हो रहा है, कौन कौन से प्राणी उन वन में आश्रय लेकर रहते हैं और उनसे उनके ऊपर कितना खतरा आने वाले समय में आएगा। तो इन सब कारणों से हमने क्या किया, हमें ईंधन चाहिए था, लकड़ी के लिए वन काटे, हमें चारा चाहिए था, चारे के लिए वन काटे, और हमें छाल चाहिए थी, दवाइयाँ बनानी थी, तो इसलिए हमने औषधीय पौधों को काट दिया। इस चक्कर में हमने क्या किया, अपने वन संसाधनों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम कृषि जो उसमें चलती थी, स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण होता चला गया। इसमें एक बड़ा रोल जो है, एक बड़ा हाथ जो है, वो बड़ी बड़ी मुख्य परियोजनाओं का भी है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाएं जो चालू हुई हैं, उसके कारण 5000 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई हुई है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना में समा गए। मतलब समझ लीजिए कि हम कोई एक परियोजना लागू तो करते हैं लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन में बाधा बना है। बहुत सारे वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि हमने अपने निजी स्वार्थ के कारण वनों की कटाई करी और वनों की कटाई के कारण जो भी हमारे वन जीव संसाधन थे, वन्य जीव जो थे, जैसे चीता था, जैसे गुलाबी सिर वाली बतख हमने पढ़ी यहाँ पर, वो विलुप्त की श्रेणी में आ चुके हैं। इसलिए हमने कहा कि हमें अपने वनों को बचाना है, उनको दोबारा लगाना है और अब हम इसके पीछे काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यही आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाइए, धरती को हरा भरा बनाइए, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और आपकी आने वाली जनरेशन जो है, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, वो आपको याद रखेगी। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें सरल हैं, आसान हैं और समझने योग्य हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।